सुप्रभात। 9वीं कक्षा की पढ़ाई हमारे जारी है ऑनलाइन। सब इसी प्रकार ऑनलाइन पढ़ाई की आगे बढ़ाते हुए आज हम पाठ्य पुस्तक की ओर और एक बार आ रहे हैं। पिछले बार हम लोगों ने पाठ काव्य 1 में पाठ मतलब कविता थी वो, और नदी की पुकार याद है ना सबको, सबने हस्ताक्षर में अपने पठन भी लेखन किया हुआ है। इसके अलावा दूसरा पाठ भी हम लोगों ने देखा है जो कि समाज के प्रश्नों पर आधारित है। आज हम तीसरे विभाग पर आ रहे हैं जो कि निज भाषा, ये पठनार्थ काव्य प्रकार आपके सामने है। और ये पठनार्थ पाठ मतलब आपको इस विषय पर अधिकतर ध्यान देना है। भले ये प्राचीन भारतीय काव्य हो, आधुनिक हो या मध्यकालीन हो। नदी की पुकार या आधुनिक काव्य माने आज की भाषा में बोला जाने वाला। और ये तीसरा काव्य प्रकार निज भाषा जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कवि हैं आपके सामने, नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनका परिचय हमें देखना है कि ये कविता कब लिखी है, कौन से काल में लिखी है, किस विषय पर लिखी है। नाम से तो पता चलता है निज भाषा, भाषा माने भाषा, निज माने खुद अपनी भाषा। वैसे तो भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति की अपनी मातृभाषा होती है, उसे हम कहते हैं निज भाषा। अब यही बात को कवि भारतेंदु ने कैसे लिखा है, ये पहले उनके परिचय के बाद हम देखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इस कवि का परिचय हमें जाने बगैर कविता को देखना नामुमकिन हो सकता है। इसलिए कवि का परिचय, जन्म 9 सितंबर 1850, जन्म 9 सितंबर 1850 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है, और उनकी 6 जनवरी 1885 में वाराणसी में ही मृत्यु हो चुकी है। देखिए, काल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये आज की कविता काल के कवि नहीं है, 1885 तक उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके काव्य उस प्रकार की हिंदी भाषा के बोली हमें समझ में आएगी। इसलिए परिचय है, बहुमुखी प्रतिभा के धनी भारतेंदु हरिश्चंद्र को खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। आपने कविता, नाटक, निबंध, व्याख्यान आदि का लेखन किया है। अभी एक खड़ी बोली क्या होती है ये समझ ले लो। खड़ी बोली माने आज की जो आधुनिक भाषा बोली जाती है, शुद्ध भाषा में हिंदी भाषा, उसकी शुरुआत ये बहुत पहले हो चुकी थी, जिनकी शुरुआत करने में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने साथ दिया था। और इसी कारण उन्होंने अपनी कविताएं, नाटक, जो भी साहित्य कृतियाँ लिखी है, ये तो एक काव्य प्रकार आज हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन जो भी साहित्य कृतियाँ लिखी है वो उन्होंने अपनी इस खड़ी बोली के आरंभ ही किया है। अब उन्होंने क्या क्या लिखा है कृतियों के द्वारा हम पहचानेंगे। प्रमुख कृतियाँ हैं, उनका लेखन कार्य क्या है, कविता, नाटक, निबंध, व्याख्या, क्या क्या लिखा है उसमें। तो बंदर सभा, बकरी का विलाप, ये हास्य काव्य कृतियाँ हैं। अंधेर नगरी, चौपट राजा, हास्य व्यंग्य प्रधान नाटक है। भारत वीरत्व, विजय वैजयंती, सुमनांजलि, मधुमुकुल, वर्षा विनोद, राग संग्रह आदि ये काव्य संग्रह की किताबें हैं। देखिए, कवि का परिचय के बाद उनकी कृतियाँ, एक 5 पंक्तियाँ हमें लिखने में परेशानी हो जाती है, लेकिन इस कवि ने इतनी सारी काव्य की किताबें लिखी है, हास्य व्यंग्य की कृति है, नाटक भी लिखे हुए हैं। ऐसे ही कवि की एक महत्वपूर्ण कविता 9वीं कक्षा के लिए आपके लिए रखी गई है, जो जिसका नाम मैंने पहले ही बता दिया, निज भाषा माने अपनी भाषा। निज का अर्थ होता है अपनी। अभी इस कविता का विषय क्या है ये हमें देखने के लिए चलना पड़ेगा पद्य संबंधी इस विषय में। किताब तो आपके सामने है, आप अच्छी तरह देखकर उनका समय पर अध्ययन ठीक से करें, ध्यान देकर। पद्य संबंधी, अब ये कविता किस बारे में लिखी हुई है, तो ये एक दोहा है। ये काव्य कैसा है, तो दोहा, ये अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इन दोहों में कवि ने अपनी भाषा
के प्रति गौरव अनुभव करने, मिलकर उन्नति करने, मिलजुल कर रहने का संदेश दिया है। देखिए, कविता दोहा, शायद दोहा शब्द बोले तो आपको कबीर ये शब्द सबको याद आता है। कबीर के दोहे माने प्रसिद्ध हैं। दोहे क्या 8वीं 7वीं कक्षा में भी ये दोहे आप पढ़ चुके हो। दोहे शब्द का अर्थ भी आपको पता है कि अमरवाणी कविता जैसी कई कवियों के दोहे हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। तो 2 पंक्तियों में हितकारक बात कहने वाली ये पुरानी हिंदी साहित्य का एक प्रकार दोहा आज हम देखने जा रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की भी 2 पंक्तियों का एक दोहा लिखा हुआ, जिसमें कवि ने किस विषय पर लिखा है तो अपनी भाषा के प्रति गौरव अनुभव करने और मिलकर उन्नति करने, मिलजुल कर रहने का संदेश दिया है। कवि ने निज भाषा नाम तो दिया है। इंसान तरक्की करना चाहता है, लेकिन कब करेगा? जब उसे अपनी भाषा में ठीक से आएगी तब। अपनी भाषा का गौरव हमें होना चाहिए। भले मैंने पहले ही कहा बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, भले हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है हमारे देश की, लेकिन मातृभाषा हमारी अलग हो सकती है। किसी की मराठी हो सकती है, किसी की गुजराती हो सकती है, भले इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है। लेकिन आज हम कवि कहते हैं कि अपनी भाषा में का गौरव प्राप्त करने के लिए हमें तरक्की करनी है, तो मिलजुल कर रहने का संदेश इस कविता द्वारा दिया गया है। अब आइए कविता की पंक्तियों की ओर हम चलें। सबको समझ में आ गया, दोहे काव्य पंक्ति है, इसलिए कवि का काल भी 1850 से लेकर 85 तक का है। उस वक्त की हिंदी भाषा थोड़ी सी आज से की भाषा से अलग है। दोहे प्रकार काव्य का हम देखने जा रहे हैं। अब यहाँ निज भाषा ये पठनार्थ काव्य है, जिसका अर्थ हमें समझकर भाषा की तरक्की समझ लेनी ज़रूरी है। कवि ने पहला ही दोहा लिखा हुआ है, निज भाषा उन्नति अहे, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल, मिटत नहीं को सूल। ये 2 पंक्तियाँ मतलब दोहे भारतेंदु हरिश्चंद्र की निज भाषा कविता का पहला दोहा आज हम देखने जा रहे हैं। अब कवि ने कहा है पहले दोहे में भाषा के बारे में, निज भाषा उन्नति अहे। अहे ये शब्द प्राचीन हिंदी से है, जिसका अर्थ मतलब है। आज जो हम कहते हैं है, खड़ी बोली में है जिसे कहते हैं, उसे उस ज़माने की भाषा में अहे कहा जाता है। लेकिन मैंने पहले कहा खड़ी बोली का शुरुआत तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। उन्नति शब्द मतलब प्रोग्रेस, तरक्की, विकास। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा के मिटत नहीं को सूल। अब कवि इस दोहे के द्वारा कहता है कि हमें अपनी खुद की भाषा में प्रगति कर सकते हैं हम। इसलिए अगर हमें प्रगति ही करनी चाहिए तो केवल सब उन्नति को मूल, सभी तरक्की का मूल क्या है? जब बिन निज भाषा के ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। जब तक हमारे भाषा में हम अपने विचार व्यक्त करते हैं, तब तक हमारे हृदय को हीय को सूल, हीय को सूल माने अपने हृदय को शांति नहीं मिलती है। और इसी कारण कवि कहना चाहते हैं कि सूल माने हीय माने हृदय, और सूल का अर्थ एक है पीड़ा होती है। लेकिन हमारे हृदय को पीड़ा कब होती है? जब हम दूसरों की भाषा नहीं समझ पाते। बिना निज भाषा ज्ञान के, दूसरों की भाषा सुनकर जो हमें पता नहीं है, वो भाषा का ज्ञान हमें पता नहीं है, तो हमें हृदय में वेदना होती है। और यही बात कवि कहते हैं कि हमें अपनी भाषा का समुचित ज्ञान नहीं है, तो हमारा मन प्रसन्न नहीं रहता है, मन में एक प्रकार का दुख रहता है। आज जो शिक्षा पद्धति है, हमारे घर में जाकर मातृभाषा अलग, विद्यालय में पढ़ने का तरीका अलग, इस प्रकार इंग्लिश, हिंदी, मराठी, इन तीनों भाषाओं के समन्वय के साथ हम देख रहे हैं
कि हमारी अपनी भाषा, खुद की भाषा में अपने विचार हम तुरंत कर सकते हैं। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। मतलब अपनी भाषा का ज्ञान हो न हो, बिना माने नहीं हो अपनी भाषा का ज्ञान, तो हमारे हृदय को क्या होता है, मिटत नहीं है को सूल। हमारा मन प्रसन्न नहीं रहता, हमारे हृदय को पीड़ा होती है। सूल होता है, सूल का अर्थ कांटा भी होता है, पीड़ा भी होता है, दुख भी होता है। इसलिए कवि है ना कहना चाहते हैं मिटत नहीं है को सूल। ये जो भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि हमें अपने मातृभाषा पर गर्व करना चाहिए, तो भी हमारी तरक्की हो सकती है। और इसी बात को अब आगे चलकर कवि दूसरी दोहे में भी यही बात अलग तरीके से कहना चाहते हैं। अंग्रेजी पढ़ी के, देखिए दूसरा दोहा कवि का, अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण। अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। देखिए काल बदल रहा था, 1885 का काल है, अंग्रेज़ों का राज था। तो कवि उस वक्त के लोगों को अंग्रेजी भाषा के कारण वो अपना रौब जमा रहे थे भारत पर, इसलिए कवि उस अंग्रेजी भाषा को पर नाज उन्हें था। लेकिन कवि कहता है यहाँ, कहते हैं कि अंग्रेज़ी पढ़ी के यद्यपि सब गुण हो तो प्रवीण। अंग्रेज़ी पढ़ना बहुत अच्छी बात है, आज के युग में पढ़ना चाहिए, अंग्रेज़ी भी हमें आनी चाहिए। अंग्रेज़ी पढ़ी के यद्यपि, यद्यपि माने यद्यपि, जिसे हम कहते हैं हमें पढ़ना चाहिए। माना कि अंग्रेज़ी पढ़कर सब गुण हो तो प्रवीण, सब अच्छे गुण हम में आ जाते हैं, ऐसा मानते हैं। लेकिन कवि का कहना है पै माने पर, निज भाषा ज्ञान बिन, परंतु निज भाषा का ज्ञान नहीं है। रहत हीन के हीन, रहत हीन के हीन माने जब तक अपनी भाषा में हम अच्छी तरह ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं तब निचले स्तर पर ही रह जाएंगे। हीन का अर्थ है विकास नहीं हो सकता है, तरक्की नहीं हो सकता है, निम्न स्तर पर ही हम रह सकते हैं। अंग्रेज़ी पढ़ना बहुत अच्छी बात है, बाकी सब गुणों में अंग्रेज़ी पढ़ने वाले सब गुणों में अच्छे होते हैं, ऐसा उस वक्त लग रहा था। लेकिन कवि कहता है निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। लेकिन हमें अपनी ही भाषा पता नहीं है, अपनी भाषा में क्या ज्ञान है, तो हम निचले स्तर पर ही रह जाएंगे या अपना विकास भी नहीं हो सकता है। रहत हीन के हीन का अर्थ है यहाँ दूसरा ये भी हो सकता है कि हम आगे नहीं आ सकते, तरक्की नहीं हो सकती है। अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। समझ में आ गया? अंग्रेजी भाषा पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन हमें भी हमारी भाषा आनी चाहिए, वो भी हमारी तरक्की कर सकती है। तीसरी दोहे की ओर आइए। तीसरा दोहा कवि क्या बताना चाहते हैं? उन्नति पूरी है तबही जब घर उन्नति होय, निज शरीर उन्नति किए रहत मूढ़ सब कोय। उन्नति पहले भी हमने दोहे में दिया था, उन्नति माने प्रोग्रेस, पूरी है तबही, उन्नति माने विकास, प्रगति तब हो सकती है जब घर उन्नति होए, जब हर एक घर में विकास करने की प्रवृत्ति हो, जब घर उन्नति हो, जब विकास तरक्की घर में ही विकास माने तरक्की करने की विचारधारा हो। निज शरीर उन्नति किए, निज शरीर उन्नति किए बृहत मूढ़ सब कोय। निज शरीर उन्नति किए का अर्थ मतलब शरीर में बहुत बड़े बन गए ऐसा नहीं है यहाँ, कि केवल घर में एक व्यक्ति ने अच्छे से तरक्की प्राप्त कर ली तो सब लोग अच्छे हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। जब सारे सदस्य रहत मूढ़ सब कोय, मतलब घर के सारे लोग भी उच्च विचारधारा के बने। मूढ़ का अर्थ है मूर्ख, मूढ़ का अर्थ है मूर्ख। हम बाद में शब्दार्थ को लिखेंगे पाठों पर आधारित, उस वक्त भी हमें समझ में आएगा। मूढ़ का अर्थ है अज्ञानी भी हो सकता है। और कवि यही कहना चाहते हैं कि केवल एक व्यक्ति घर का पढ़ा लिखा हो और घर में बाकी लोग पढ़े लिखे नहीं हों, क्योंकि भारत में ऐसी स्थिति थी उस वक्त, घर के खाली पुरुष लोग, मर्द लोग पढ़ते थे, औरतें तो पढ़ती नहीं थी,
इस कारण उस वक्त घर की तरक्की नहीं हो सकती थी, जिसके कारण कभी आप बताते भी हैं कि सारे लोगों की उन्नति का ध्यान देना चाहिए। रहत मूढ़ सब कोई, बाकी अज्ञानी ही बने रहे। कोई एक केवल तरक्की कर सकता है और बाकी सब अज्ञानी रहे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उन्नति पूरी है तभी जब घर उन्नति होए, पूरे घर में सब में सदस्यों में उन्नति हो जाए। निज शरीर उन्नति किए रहत मूढ़ सब कोई। अब कभी यह कहना चाहते हैं सबके उन्नति पर ध्यान देना चाहिए। ये शरीर कहीं नहीं एकाध अज्ञानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो घर के सदस्य अज्ञानी ही रह सकते हैं। उन्नति पूरी है तभी जब घर उन्नति होए, निज शरीर उन्नति किए रहत मूढ़ सब कोई। भाषा का निज भाषा काव्य का अगला दोहा हम देखने जा रहे हैं। भाषा, इसी एक शब्द को लेकर कवि ने देखो दो पंक्तियों में एक एक दोहे में एक अलग विचार व्यक्त किया है। हर एक दोहा एक दूसरे से हटकर है, भले भाषा के बारे में, लेकिन अब घर पर बता दिया, अंग्रेजी का महत्व बता दिया। अब अगले दोहे में कवि बता रहे हैं निज भाषा उन्नति बिना, निज भाषा उन्नति बिना कबहू न हवे है सोई। निज भाषा उन्नति बिना कबहू न हवे है सोई। लाख उपाय अनेक यो भले करे किन कोई। लाख उपाय अनेक यो भले करे किन कोई। अब कवि यह कहना चाहते हैं कि अपनी भाषा की उन्नति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अपनी निज भाषा उन्नति बिना कबहू न होए सोए। सोए का अर्थ है सोना नहीं, संभव नहीं है। सोए का अर्थ है संभव नहीं है। जब लाख उपाय अनेकों यो, बहुत सारे उपाय करें, भले करे किन कोई, हम कितनी भी कोशिश करें, लेकिन अपनी भाषा में हम जब विचार बता सकते हैं तब ही वह तरक्की कर सकता है। भले करे किन कोई और आकर नहीं हमारी तरक्की करेगा, हमें अपनी तरक्की खुद ही करनी पड़ेगी। लाख उपाय अनेक यो भले करे किन कोई आकर नहीं करेगा, हमें अपनी भाषा की तरक्की खुद ही करनी पड़ेगी। निज भाषा उन्नति बिना कबहू न हो, इसे कुछ भी संभव नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। कबहू न होवे सोई का अर्थ है कि वह कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। लाख उपाय, उपाय माने सॉल्यूशन, केवल उपाय एक ही है। भले करे किन कोई, भले कोई कुछ भी उपाय करे, लेकिन अपनी भाषा की उन्नति के बिना मनुष्य तरक्की नहीं कर सकता है। लाख उपाय योग, निज भाषा, खुद की मातृभाषा में तरक्की होनी चाहिए। इसलिए कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र निज भाषा उन्नति बिना कबहू न हवे है सोई। लाख उपाय अनेक यो भले करे किन कोई। इस भाषा में दोहे में हमें निज भाषा का महत्व और एक बार अलग तरीके से समझा रहे हैं। अगला दोहा आपके लिए। इक भाषा इक जीव, इक मति सब घर के लोग। इक भाषा इक जीव, इक मति सब घर के लोग। तबै बनत है सबन सो, मीटत मूढ़ता सोग। मीटत मूढ़ता सोग। अब कवि कहना चाहता है कि एक भाषा एक जीव, मतलब परिवार का एक सभी सदस्य एक ही भाषा में ज्ञान जब प्राप्त करें तो ही उनकी बुद्धि का विकास हो सकता है। इक मति, मति माने बुद्धि, सब घर के लोग माने सारे घर के लोग जब एक ही भाषा में बात करते हैं तो ही उन्हें सबकी बातें समझ में आता है। तब बनत है सबन सो, तभी तो एकता रहती है। घर में अलग अलग भाषा बोलेंगे नहीं, एक भाषा के कारण हम एक साथ रहते हैं। मीटत मूढ़ता सो, मूढ़ता माने अज्ञान दूर हो सकता है। मूढ़ता का अर्थ है सोग, माने ये एक दुख है कि हम एक ही भाषा में घर के लोग सारे बात करें। एक भाषा एक जीव, एक मति सब घर के लोग। जब परिवार के सभी सदस्य एक ही भाषा का ज्ञान प्राप्त करेंगे, एक ही भाषा में बात करेंगे तो बुद्धि का विकास होगा। एक मति सब घर के लोग माने सबकी बुद्धि का विकास होगा। बातचीत करते घर के लोग तब बनत सब है,
तभी घर में एकता रहती है। साथ ही अज्ञानता और शोक का नाश होता है। मीटत मूढ़ता सोग माने अज्ञान और शोक, सोग माने शोक, जो दुख होता है उससे भी हम दूर कर सकते हैं और सब लोग मिलकर रहना चाहते हैं। ये बात तब हुई जब हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं थी। उस वक्त भाषा का प्रांतीय भेद चल रहा था। भारत में अंग्रेज़ी बोलने वाले अंग्रेज़ी लोग, यहाँ भारत के लोगों की आज़ादी के लिए प्रयास चल रहा था। इस वक्त में भाषा का माध्यम एक कठिनाई बन रहा था। उस वक्त लिखी हुई कविता की ये पंक्तियाँ कवि की बहुत महत्वपूर्ण हैं। आगे चलकर इसी का नतीजा बन गई हिंदी राष्ट्रभाषा, ये भी मूल है उसमें। और इसी कारण एक भाषा, भारतीय लोगों ने संविधान बनाने के बाद ज़रूर ये हिंदी भाषा के लिए आज हम जो बोलते हैं राष्ट्रभाषा, हिंदी को दर्जा मिला है। तो उसी कारण मिला है क्योंकि घर के भले मातृभाषा महाराष्ट्र में मराठी होगी, गुजरात में गुजराती होगी, लेकिन सब मिलकर एक भाषा में बात कर सकते, वो है हिंदी। अब यह कवि केवल मातृभाषा के बारे में बात बता रहा है कि मराठी लोग तो घर में मराठी बोलेंगे, गुजराती लोग को घर में गुजराती बोलेंगे, उसी भाषा में अपने विकास करेंगे। भले वो बाहर सीखने के लिए हमें अंग्रेज़ी सीखना चाहिए, कवि ने पहले ही बता दिया है। इसके लिए अगला दोहा महत्वपूर्ण। और एक अति लाभ यह या में प्रगट लखात, निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात। और एक अति लाभ यह या प्रगट लखात, निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात। कवि कहता है इसका एक और फ़ायदा होता है, लाभ। लाभ शब्द मराठी में भी है, फ़ायदा जिसे हम बोलते हैं। और एक अति लाभ यह, अपनी भाषा में बात करने से हमें एक लाभ होता है। क्या होता है? तो कवि यहाँ बताना चाहते हैं, या में प्रगट लखात। लखात शब्द माने कि स्पष्ट करना, समझ में आ जाना। लखात का अर्थ है स्पष्ट कर देना। या में प्रगट लखात, यहाँ हम अपनी भाषा में विचार स्पष्ट करते हैं। निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात। अब कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि ज़रूर विद्या माने ज्ञान, ज्ञान अगर प्राप्त करना है तो अपनी मातृभाषा में प्राप्त कीजिए। शिक्षा का माध्यम ये अपनी मातृभाषा होना चाहिए, इस विचार के कवि हैं। और इसी कारण उन्होंने कहा है, और एक अति लाभ यह या में प्रगट लखात, निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात। कवि यहाँ बताना चाहते हैं कि अपनी भाषा में उन्नति का बहुत लाभ होता है। वो कैसे? कि हमें अपनी ज्ञान की बातें जब हम अपनी भाषा में करेंगे तो हमें लाभ ही लाभ हो सकता है। जो विद्या की बात निज भाषा में कीजिए, जो हमें बात पता है वही बात में मैं कर सकती हूँ। मुझे किसी विषय पर बोलने के लिए कहा, जो मेरी मातृभाषा है, जो मेरी भाषा है, उसमें मैं बात अधिक तक कर सकती हूँ। कोई और भाषा में मैं अपना ज्ञान बहुत है, लेकिन मुझे दूसरी भाषा में बताने के लिए बोला जो मुझे आती ही नहीं है, तो हम बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते हैं। आज हम हिंदी में बात कर रहे हैं, मुझे पंजाबी भाषा या मलयालम भाषा बिल्कुल पता नहीं है, और मुझे कहा ये बात आप उनको बोल दो, तो मैं भले मुझे बहुत सारा ज्ञान हो, लेकिन मलयाली लोग साथ में खड़े रहे तो मैं अपनी मलयालम मुझे आती नहीं है तो मैं नहीं बता सकती, मैं उन्हें हिंदी में ही बता सकती हूँ। इसलिए निज भाषा में बात करने का ये अपने विचार हम अच्छी तरह प्रकट कर सकते हैं, ये बात हो सकता है। अगला दोहा आपके लिए और एक बार। और एक अति लाभ यह या में प्रगट लखात, निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात। अगला दोहा। ते ही सुनी पावै लाभ सब, बात सुने जो कोई। यह गुण भाषा और महु, कबहु नाही होय। ते ही सुनी पावै लाभ सब, बात सुने जो कोई। यह गुण भाषा और महु, कबहु नाही होय। अब एक कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि अपनी भाषा में जब हम बात करते हैं, ते ही सुनी पावै सब लाभ, जो अपनी भाषा में बात सुनता है तो जो उसे सब सुनते हैं तब समझते हैं। ये अपनी भाषा का एक महत्वपूर्ण है। हमारे घर में माँ बाप मतलब मातृभाषा में जो बात करते हैं वो घर के लोग सारे समझ पाते हैं, जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। ते ही सुनी पावे लाभ सब, जिस घर में हम पलते हैं
उस घर की भाषा हमें बात सुनी जो कोई सुन सुनकर वही बात हमें आती है। यह गुण भाषा और मह, ये और एक भाषा का गुण है कि कबहू नाही होए। यह गुण भाषा और मह कबहू नाही होए। जो विदेशी भाषा में हम बोलने लगेंगे अपने विचार तो नहीं कर सकते हैं। जो सुनते हैं भाषा वही हम बोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए कौन सी भाषा? मातृभाषा, निज भाषा कवि का कहना है। ते सुनी पावे लाभ सब, जो सुनती है हमारी भाषा तो हम लाभ पा सकते हैं। बात सुने जो कोई, अपनी भाषा में जब हम बात की जाती है हम उसे समझते हैं, सुनते भी हैं तो समझते भी हैं। सुनी पावे लाभ सब, बात सुने जो कोई, यह गुण भाषा और मह कबहू नाही होए। ये भाषा का एक महत्वपूर्ण बात है। जो भाषा मुझे आती नहीं है उसमें मैं अपना बात नहीं कर सकती हूँ। यदि हम विदेशी भाषा में बात करते हों तो उन बातों को हर व्यक्ति नहीं समझ सकता है। और यही बात उस वक्त भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कही है कि अंग्रेज़ी लोग जो बात बोलते हैं हमें लगता है बहुत उनको आता है, हमें नहीं आता है। लेकिन हिंदी भाषा का भी महत्व है। या अपनी मातृभाषा पर हमें नाज होना चाहिए। जो कवि ने पहले ही कहा था कि गौरव करना चाहिए अपनी भाषा पर। जो भी है मेरी मातृभाषा जिसमें मैं ज्ञान प्राप्त करता हूँ। हम हिंदी में इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो तो भले मुझे अंग्रेज़ी पढ़नी पड़े, लेकिन मेरी अपनी खुद की भाषा मराठी हो या मेरी खुद की भाषा हिंदी हो या उर्दू हो, मुझे उस पर नाज होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ते ही सुनी पावे लाभ सब, बात सुने जो कोई, यह गुण भाषा और मह कबहू नाही हो। भाषा का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है। अगला दोहा की बात कवि की निज भाषा, और कवि हमने तरक्की करना चाहने के लिए ये दोहा और एक बार बता रहे हैं। विविध कला शिक्षामित, ज्ञान अनेक प्रकार। विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार। सब देशन से लय करहूँ, भाषा माही प्रचार। सब देशन से लय करहूँ, भाषा माही प्रचार। अब कवि कहना चाहते हैं कि कहा जाता है कला माने आर्ट्स, डिफरेंट टाइप कलाएँ होती हैं। कोई मिट्टी के बर्तन बनाने की कला अच्छी तरह आती है, तो किसी को लेखन कला अच्छी आती है, तो किसी को सिलाई काम अच्छा आता है, किसी को गाना अच्छा आता है, तो किसी को संगीत का वाद्य बजाना अच्छा आता है। ये कलाएँ, उन्हें क्या कहा जाता है? आर्ट। ड्राइंग है, गायन है, वाद्य है, नृत्य है, ये सारी कलाएँ हैं, बहुत सारी हैं। कहते 64 कला है कि मानी जाती है, बहुत सारी है। कोई बोलने में माहिर हो जाता है, कोई बर्तन बनाने, कोई कपड़े सिलाने में, कोई कपड़े पर कशीदागिरी करने में, कोई पढ़ाने में, कोई जांच करने में, हर एक कला में। तो कवि यहाँ कहना चाहते हैं विविध कला अमित, शिक्षा अमित। शिक्षा माने ज्ञान बहुत अमित, अमित माने न खत्म होने वाला, ऐसा ज्ञान है। ज्ञान अनेक प्रकार, ज्ञान बहुत प्रकार का है। लेकिन सब देशन से लय करहूँ, सब देशन से लय करहूँ, भाषा माही प्रचार। हमें कलाएँ सीखनी चाहिए, लेकिन कैसे? ज्ञान की कोई सीमा नहीं, अमित है। हमें अनेक प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, कलाएँ सीखनी चाहिए, लेकिन सभी देशों की अच्छी बातें सीखनी चाहिए। सब देशन से लय करहूँ माने किसी देश में अच्छी बात है कौन सी, वो हमें सीखनी चाहिए। हर एक से कोई जो अच्छी बात है तो सीखनी चाहिए। सब देशन से लेकर रहूँ, सब देशन से लेकर रहूँ, जिस देश में जो अच्छी बात है वो हमें सीखनी चाहिए। भाषा माही प्रचार, लेकिन उन सभी का प्रचार फिर हमें अपनी भाषा में करना चाहिए, तब हमें अपनी भाषा का विकास होगा। दूसरों की भाषा में हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन अपनी भाषा में जब हम दूसरों को समझाएंगे तब अपनी भाषा का प्रचार होगा। केवल हमने अंग्रेज़ी सीखा और अंग्रेज़ी ही बोलने लगे तो अंग्रेज़ी का विकास होगा। अपनी मातृभाषा तो पीछे पड़ती चली जाएगी, जिसे कोई महत्व भी नहीं देगा। अंग्रेज़ी बोलना एक गौरव की बात मानी जाती थी। हिंदी बोलने वाला, मराठी बोलने वाला कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा माना जाता है। इसलिए कवि कहते हैं कि विविध कला शिक्षा में, ज्ञान बहुत प्रकार का है हर एक देश में, ज्ञान अनेक प्रकार, कलाएँ बहुत सारी है। सब देशन से लय करहूँ, भाषा माही प्रचार। लेकिन सभी का प्रचार अपनी अपनी भाषा में करेगा। भाषा में प्रचार, प्रचार माने सबको बताना चाहिए,
प्रचार का अर्थ है और लोगों को बताना चाहिए, तभी वो प्रचार होगा, लोगों तक पहुंच जाएगी हमारे देश की कि ऐसा उनके देश में जापानीज़ फूल ऐसे बनते हैं, जापान में कपड़े पर कशीदागिरी ऐसी की जाती है, चीन में इलेक्ट्रॉनिक वैसे वस्तु ऐसे बन जाते हैं। हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए वहाँ से, लेकिन बाद में हमारी भाषा में हमें ये विकास करना चाहिए। विविध कला शिक्षा में ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लेकर वो भाषा माँ ही प्रचार। समझ में आ गया? अपनी ही भाषा का गौरव करने के लिए कवि कहते हैं कि अपनी भाषा में प्रचार करो और अधिक लोगों तक पहुंचाओ अपना संदेश। अंतिम और महत्वपूर्ण दोहा, भारत में सब भिन्न अति ताहि सो उत्पात। भारत में सब भिन्न अति ताहि सो उत्पात, विविध देश मतहु विविध भाषा विविध लखात। विविध देश मतहु विविध भाषा विविध लखात। अंतिम दोहे पर कवि अब आ गए हैं। उस वक्त के काल के अनुसार भारतीय लोगों तक अपनी भाषा का प्रचार करने के लिए, प्रसार करने के लिए अधिकतर लोग समझे हिंदी भाषा का महत्व। लेकिन कवि एक बहुत सच्ची बात बताते हैं कि भारत में सब भिन्न अति, कि भारत में सब बातों में विविधता है, भिन्न अति भाषाएं हैं, जातियाँ हैं, प्रांत अलग, बोली अलग, फूल अलग, फल अलग, सब प्रकार का भारत में अलग अलग है, धर्म अलग, धर्म ग्रंथ अलग, सब बातों में विविधता है। भारत में सब भिन्न अति ताहि सो उत्पात, लेकिन इसके कारण ही ये उत्पात, उत्पात का अर्थ है झगड़े या लड़ाई का कारण हो सकता है। ये भिन्न भिन्न बहुत है जिसके कारण परेशानी हो रही है। ताहि सो उत्पात, जिसके कारण बहुत परेशानी हो रही है, जिसके कारण झगड़े हो रहे हैं। विविध देश मतहु विविध भाषा विविध लखात, यहाँ अनेक प्रांत हैं, यहाँ बहुत सारी भाषाएं हैं, राज्य के अनुसार भाषा बोली बन जाती। महाराष्ट्र में अलग, तो कर्नाटका में अलग, तो उत्तर प्रदेश में अलग, तो साउथ में दक्षिण में चले जाओ तो अलग। विविध देश मतहु विविध, हमारे यहाँ मत भी, विचार मत माने विचार, बहुत सारे विचार हैं लोगों के। भाषा विविध लखात, और भाषाएं भी बहुत सारी बोली जाती हैं, लेकिन फिर भी कवि कहते हैं भारत में सब भिन्न अति ताहि सो उत्पात। विभिन्न बातों में धर्म, जाति, धर्म ग्रंथ, पद्धतियाँ, रीतियाँ, सब बातों में अलग है। भारत देश ही विविधता में एकता पाने वाला देश है, जिसके कारण बहुत उपद्रव होता है। लेकिन हमें विविध मतों से चलते हैं, लेकिन भाषा विविध लखात, विभिन्न भाषाएं भी बोली जाती है, लिखी जाती है। लखात का अर्थ और एक बार समझ ले लो कि सबको समझ में आने के लिए लिखी जाती है। लखात माने लिखी जाती है, और इसी कारण कवि ने यहाँ निज भाषा का महत्व हमें एक बार अच्छी तरह समझा दिया है। सारे दोहे एक बार रिवाइज करें तो सब पूरे दोहे का अर्थ मैंने आपके सामने स्पष्ट किया है। पहले दोहे का अर्थ भी बता दिया, निज भाषा का महत्व। दूसरे दोहे में अंग्रेज़ी भाषा का कवि ने महत्व बताया है। तीसरा दोहा कवि, समझ रहे हो ना, घर की उन्नति के बारे में बता रहा है। और चौथा दोहा, केवल भाषा के बिना हम उन्नति कर सकते हैं और किसी बात में नहीं। घर के लोगों की अज्ञानता दूर करने के लिए एकता होनी ज़रूरी है, एक भाषा होनी चाहिए। कवि का उस वक्त का मत है जो लास्ट पंक्ति है कि तब तक हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बनी थी। भारत में भाषा प्रांतीय झगड़े चल रहे थे और आज़ादी का काल नहीं था, परतंत्रता का काल था, जिस कारण भाषा में भिन्नता, धर्मों में भिन्नता थी। और इसी कारण सब यहाँ कवि अगली भाषा में कहता है ज्ञान की बात प्राप्त करो। अगले दोहे में तरक्की करने का विचार केवल भाषा में हो सकता है। और एक बात, भाषा सबको समा लेती है। और ज्ञान कलाओं की बात अगले दोहे में कवि ने समझाई है। और अंतिम दोहे में कवि ने सब इस भिन्नता के बाद भी हम एक होकर भारत में अच्छी तरक्की कर सकते, केवल वो है भाषा एक होगी तब। शायद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के इस पूरे शब्दों का
परिणाम ही आगे चलकर एक भाषा में हो गया और वो अपनी बातें समझ गए।